हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। यानी कि कल आप क्या करेंगे उस पर आपका फ्यूचर नहीं निर्भर करता। ठीक है, हालांकि फ्यूचर है आगे आने वाला भविष्य, ठीक है, कल के ऊपर, कल जो होगा वही देखा जाएगा, लेकिन आप उसके लिए आज से तैयारी करेंगे। जो आपने आज तैयारी करी है वही आपका आने वाला फ्यूचर डिफाइन करेगा। ठीक है, तो आज आप जो जान लगा के मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, ठीक है, आपका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। ट्रेड कर्व्स ऑन फार्म प्रोडक्ट्स विल डिस्टॉर्ट सोइंग प्रेफरेंसेस। बोल रहे हैं कि अगर हमने ट्रेड कर्व्स मतलब व्यापार के ऊपर रोक लगाई, फार्म प्रोडक्ट्स यानी कि जो भी फार्मिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर रोक लगाई, तो इससे क्या होगा, सोइंग प्रेफरेंसेस, सोइंग मतलब बोने की, बीजने की जो प्रेफरेंसेस हैं कि अभी लोग प्रेफर करते हैं कि प्याज का बीज बोएं या फिर गेहूं का बीज बोएं, तो वो क्या है, उनकी जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि खराब हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। विद कंज्यूमर फूड प्राइजेस राइजिंग 11.5% इन जुलाई। बोल रहे हैं कंज्यूमर फूड प्राइस जो है उनका राइज कितना हो गया, 11.5% पहुंच गए वो जुलाई में। लाइकली द थर्ड हाईएस्ट सिंस द करंट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा सीरीज बिगैन इन 2014। अब ये जो रिटेल इन्फ्लेशन डेटा सीरीज जो है ये शुरुआत हुई थी 2014, तो 2014 से लेके अब तक ये तीसरा हाईएस्ट यानी कि थर्ड हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा हुआ है। ठीक है, इससे पहले आगे 2 बार ही इतना हाईएस्ट स्तर पर पहुंचा था। द गवर्नमेंट लास्ट सैटरडे मेड येट अनदर गैम्बिट टू अरेस्ट प्राइजेस। तो इसी दौरान में क्या हुआ कि इन्होंने एक और स्ट्रैटेजी चली, एक और टैक्टिक चली सरकार ने कि क्या करें, प्राइजेस को कम करने की कोशिश करें, प्राइजेस को रोकने की कोशिश करें, उसमें उन्होंने एक और चाल चली। ठीक है, अ 40% एक्सपोर्ट levi on onion exports was imposed with immediate effect till at least 31st December। बोल रहे हैं कि 40% का एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया गया, किसके ऊपर, प्याज के एक्सपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, और कब से, तत्काल प्रभाव से 31 दिसंबर तक ये लागू रहेगा। राइट, दिस मूव फॉलोज curbs on non-बासमती राइस शिपमेंट आउटसाइड इंडिया इन जुलाई। अब ये मूव किसके बाद में आया है, इससे पहले क्या हुआ था, नॉन बासमती राइस के शिपमेंट के ऊपर भी अगर इंडिया से बाहर भेजना है तो उसके ऊपर भी रोक लगाई गई थी, और उसके बाद अब ये बड़ा कदम है। एंड स्टॉक लिमिट्स ऑन पल्सेस एंड वीट इम्पोज्ड इन जून। और वीट और पल्सेस के कंटेक्स्ट में क्या किया गया था, स्टॉक लिमिट्स लगा दी गई थी जून के महीने में। Onion exports, which grew 65% last year, accounted for 8% of total domestic production। बोल रहे हैं अनियन जो एक्सपोर्ट है, जो कि पिछले साल 65% तक बढ़ गया था, ये टोटल 8% है हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। ऑन संडे the government also announced a hike in buffer stocks of curry essentials by 2 lakh metric tons। अब ये क्या है, प्याज है, ये हर सब्जी में डलता है, हर ग्रेवी में, हर करी में डलता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये जो करी एसेंशियल है, यानी कि किसी भी सब्जी में बहुत एसेंशियल पार्ट निभाता है अनियन, तो इसके लिए क्या किया गया, संडे को सरकार ने बफर स्टॉक्स का भी अनाउंसमेंट किया कि अब हम स्टॉक्स भी करेंगे, इसको बफर स्टॉक्स करेंगे, जो कि कितना है, 2 लाख मेट्रिक टन्स। ठीक है, onion traders and farmers in the midst of first upturn in the prices after almost 2 years were not impressed। लेकिन अब ठीक है, सरकार ने ये चीज़ बोला, तो उसी दौर में क्या हुआ कि जो अनियन ट्रेडर्स और फार्मर्स हैं उनको पहली बार ये था कि हाँ, अपटर्न मतलब कि अच्छी कीमत मिलने वाली है उनको उनके प्याज की, तो पिछले 2 सालों में पहली बार उनको अच्छी कीमत मिलने वाली है, तो अब वो उनके सरकार के इस फैसले से वो खुश नहीं है। मार्केट्स were shut in protest in Nashik, Asia's largest onion trade hub, as farmers feared a glut
एंड अ प्राइस क्रैश। अब क्या हुआ कि इसी के विरोध में नासिक, जो कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है, प्याज का ट्रेडिंग हब है, वहाँ पे प्रोटेस्ट में वो बंद रहा। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स को डर है कि इससे क्या होगा कि बहुतायत हो जाएगी, सरप्लस हो जाएगा अनियन का, और फिर प्राइजेस क्या हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे। ठीक है, उनको इस बात का डर है। अब महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज अनियन सप्लाईज। अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है वो लगभग 60% जो है इंडिया का जो अनियन सप्लाई है वो इन दोनों स्टेट से आता है। एंड द डेफिशिएंट रेनफॉल दिस मंथ इन पार्ट्स ऑफ दीज स्टेट्स आफ्टर एक्सेस रेन्स इन जुलाई हैड पुट अ क्वेश्चन मार्क on the moisture sensitive tubers prospects this kharif season बोल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि इससे इन दोनों स्टेट से आता है, और इस साल जो इस महीने में बहुत कम बारिश हुई है इन दोनों स्टेट्स के कई पार्ट्स में, और जुलाई महीने में सरप्लस हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसके बाद अब इन दोनों स्टेट्स में बारिश की कमी हुई है। तो इससे क्या है, क्योंकि ये जो फसल है, प्याज की जो फसल है, मॉइस्चर सेंसिटिव है, यानी कि मॉइस्चर चाहिए होगा इस फसल को, तो बोल रहे हैं इसकी आगे उपज के ऊपर क्वेश्चन मार्क, इसकी पैदावार के ऊपर क्वेश्चन मार्क ये सवाल के घेरे में खड़ी हो चुकी है कि क्या अच्छी फसल हो भी पाएगी। ये सब चिंताएं चल रही हैं। These worries likely triggered the recent uptick in onion prices from around 23 rupees a kilo to 2 months ago to over 31 rupees by this Monday बोल रहे हैं। तो ये सब चिंताओं से क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा सर्ज आया है, थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है किसमें, अनियन के प्राइजेस में, जो कि पिछले महीने या 2 महीने पहले तक 23 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे थे, वो अब क्या हुआ इस मंडे से 31 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलने लग गए। रिलेटिव टू टोमेटोज द अदर क्विंटेसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर इंडियन करी, बोल रहे हैं टमाटर के मुकाबले, जो कि क्या है, जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर प्राथमिक एक इंग्रेडिएंट है इंडियन करीज का, दिस प्राइस सर्ज वाज नॉट एज स्टार्क येट। बोल रहे ये जो प्राइस सर्ज आया है अनियन में, ये बहुत ज़्यादा स्थिर या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑल्दो सम एनालिस्ट्स projected prices per kilo to touch 60 to 70 rupees by September। लेकिन कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि सितंबर तक ये जो प्याज की कीमतें हैं 60 से 70 रुपये प्रति किलो पहुंच जाएंगी। To quell onion farmers' displeasure at the export levy imposed without a floor price, बोल रहे हैं अब जो ये अनियन एक्सपोर्टर या अनियन फार्मर्स हैं, इनके अंदर जो एक डिस्ट्रस्ट है, गुस्सा है, आक्रोश है, उसको स्थिर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, शांत करने के लिए क्या किया गया, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन ट्यूसडे promised that onion will be purchased at a historical high price of 2410 per क्विंटल। अब क्यों खफा थे फार्मर्स कि भैया आपने रोक लगा दी, पर आपने हमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं दिया, आपने हमें कोई फ्लोर प्राइस भी नहीं दिया कि अगर आप हमसे खरीदेंगे तो आप कितने में खरीदेंगे, क्योंकि किसानों को उम्मीद थी कि इस साल प्याज के भाव चढ़ेंगे तो अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको अच्छी आमदनी हो जाएगी। बट अगर एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी तो क्या किसानों की आमदनी का सोर्स खत्म हो गया। तो वो डिमांड कर रहे थे कि आपने हमें कुछ बताया तो है नहीं कि आप, अगर आप बोल रहे हो कि हम खरीदेंगे तो आप कितने में खरीदोगे। तो उसी को उनको शांत करने की कोशिश में जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं पीयूष गोयल, उन्होंने मंगलवार को क्या कहा कि हम ऐतिहासिक तौर पे बहुत ही ऊंचे दामों पर ये प्याज खरीदेंगे, जो कि कितना है 2410 पर क्विंटल, एंड बफर स्टॉक procurements will be ramped up further if needed। और जो बफर स्टॉक प्रोक्योरमेंट का बफर स्टॉक रखने के लिए बोला गया है, उसके लिए जो खरीद है वो और ज़्यादा तेज़ की जा सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो। A Bank of Baroda report cautioned that steps such as export curbs also have a tendency to reinforce the scarcity factor, worrying markets and push up prices further।
बोल रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट में इस चीज़ की चेतावनी दी गई कि इस तरीके के जो स्टेप्स हैं जिसमें एक्सपोर्ट कर्ब्स लगाए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाई जा रही है, इससे क्या होगा कि एक जो स्कैरसिटी यानी कि कमी वाला जो फैक्टर है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, वो और ज़्यादा स्थिर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में प्राइजेस के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। How this attempt to balance the interest of consumers and farmers plays out remains to be seen। अब बोल रहे हैं कि ये जो उन्होंने कोशिश करी है कि कंज्यूमर्स का भी एक इंटरेस्ट बना रहे, उनके हितों के बारे में भी सोचा जाए, किसानों के हितों का भी हनन ना हो, उनके बारे में भी सोचा जाए, तो ये जो स्टेप निकाला है सरकार ने, ये किस तरीके से आगे कारगर साबित होता है, नहीं होता है, किस दिशा में बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। A profligate use of such blunt policy interventions end up distorting sowing preferences in the coming year। अब profligate का मतलब क्या होता है? profligate का मतलब होता है जो extravagant है, मतलब इस तरीके की blunt policies का बहुत बहुतायत में इस्तेमाल करना क्या कर सकता है? end up distorting, ये अंत में क्या हो सकता है कि जो हमारी सोइंग प्रेफरेंसेस हैं, यानी कि हमने ये फसल उगानी है, वो फसल उगानी है, इन चीज़ों के ऊपर भी हमारा इफ़ेक्ट डालेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में किसान प्याज का उत्पादन करना ही बंद कर दें, है ना, क्योंकि उनको लगेगा कि यार हर बारी तो आप एक्सपोर्ट के ऊपर कर्ब लगा देते हो, हमारा प्याज की हमें अच्छी कीमत तो मिलती नहीं, इतनी मेहनत भी करो फिर फ़ायदा क्या, तो इससे बढ़िया कि हम ये इसकी बजाय ये फसल उगा लेते हैं, राइट। तो इन चीज़ों का इस चीज़ के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली इन द वेरी क्रॉप्स दैट स्पर्ड मोर इन्फ्लेशन दिस ईयर। खास तौर पे उन क्रॉप्स में, उन फसलों में जिन्होंने इस साल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ोतरी करी है। Building durable food supply chains, especially for vegetables that are traditionally susceptible to price volatility, needs greater attention so that monetary policy can focus on growth concerns। बोल रहे हैं कि अगर हमें ड्यूरेबल यानी कि मजबूत और टिकाऊ एक हमें फूड सप्लाई चेन बनानी है, ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स के लिए जो कि ट्रेडिशनली ससेप्टेबल है, यानी कि वल्नरेबल हैं, प्रोन टू हैं किस चीज़ के, प्राइस वोलेटिलिटी के, जिनकी कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं, नीड्स ग्रेटर अटेंशन, इनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दैट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी वजह ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज़्यादा फोकस कर सके ग्रोथ कंसर्न्स के ऊपर। फॉर इंस्टेंस, इफ टोमेटो इम्पोर्ट्स फ्रॉम नेपाल हेल्प्ड कूल देयर prices from triple digit levels a month ago, it makes eminent sense to engage with the neighbor for a longer term supply plan for vegetables with some predictable purchase assurances built in। बोल रहे हैं कि एक उदाहरण के तौर पे, जैसे पिछले महीने तक टमाटर की कीमतें ट्रिपल डिजिट में जा रही थी, 100 रुपये 200 रुपये किलो ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो नेपाल से हमने क्या किया, नेपाल से हमने टमाटर इंपोर्ट करा, जिसके बाद में कीमतें घट गई। तो अगर इससे हमें फ़ायदा हुआ है, इससे कीमतों में कमी आई है, तो फिर हमें अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ में इस तरीके के कुछ डीलिंग्स कर लेनी चाहिए, कुछ प्लानिंग्स कर लेनी चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म में उनसे कोई भी चीज़ है इंपोर्ट कर सकें, जिससे कि हमारे यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे और परचेज का भी उनको आश्वासन रहे कि अच्छा इन्होंने हमसे खरीदना है, साल में इतना तो ये खरीदते हैं, तो हम कहीं और ना बेचें, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो एक फॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, ये नहीं कि अब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो अब आप दे दो यार, बिकॉज यू नेवर नो कि उनके पास हो सकता है उस टाइम ना हो, इस बार तो था तो उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। Based on the passage, why did the government impose 40% export levy on onion exports? क्यों लगाया है भाई एक्सपोर्ट लीवाई, क्यों लगाया है सरकार ने? ऑप्शन ए, बिकॉज अनियन एक्सपोर्ट्स डिक्रीज्ड बाय 65% लास्ट ईयर। बोल रहे हैं क्योंकि अनियन का एक्सपोर्ट पिछले साल 65% से कम हो गया था, जो कि गलत है, 65% बढ़ गया था। टू इंक्रीज बफर स्टॉक्स ऑफ अनियन, ताकि हम बफर स्टॉक्स बढ़ा सके अनियन का। तो बफर स्टॉक्स बढ़ाने के पीछे भी तो पर्पस होएगा ना कुछ, क्यों बढ़ाना चाहेंगे हम बफर स्टॉक्स, कोई रीज़न होएगा तभी बढ़ाना चाहेंगे। टू अरेस्ट राइजिंग कंज्यूमर फूड प्राइजेस, ताकि हम जो बढ़ते हुए फूड प्राइजेस हैं उनको कम कर सकें, रोक सकें। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What were the reasons for recent increase in onion prices? क्या रीज़न था कि अब भी हाल फिलहाल में अनियन के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ गए?
अ सडन सर्ज इन डिमांड फॉर अनियंस इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई इसलिए उनके प्राइसेस बढ़ गए, ऐसा तो नहीं है. द इम्पोजिशन ऑफ एन एक्सपोर्ट लीवाई विदाउट अ फ्लोर प्राइस, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया है और कोई फ्लोर प्राइस हमने किसानों को नहीं दिया इसलिए प्याज के भाव बढ़ गए. नहीं, इसकी वजह से किसानों में गुस्सा था और वो बोल रहे थे कि इससे प्राइस क्रैश होने की संभावना है. Excess rainfall in July followed by deficient rainfall in parts of Maharashtra and Madhya Pradesh. Obviously यही कारण है ना. फिर इससे क्या होगा कि उनके जो प्रोडक्शन है उसमें आगे आने वाले टाइम में उनके प्रोडक्शन में हमें डर है कि शायद इतनी मात्रा में ना हो पाए. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What caution did the Bank of Baroda report offer regarding policy interventions on exports? उनने क्या कॉशन दिया, क्या चेतावनी दी? उन्होंने बोला कि इस तरीके के जो हम एक्सपोर्ट कर्व्स लगाएंगे इससे स्कैरसिटी फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे और ज़्यादा प्राइजेस बढ़ जाएंगे, है ना. दे कुड हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्राइजेस ऑफ अनियन इन मार्केट, ऐसा नहीं है. दे वुड ग्रेटली बेनिफिट द फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स, इनकरेक्ट. They might further reinforce the scarcity factor and increase the prices. Option C is correct. Which word from the passage is synonym for strategy, ploy? तो strategy और ploy ये हमें दर्शाता है word gambit. ठीक है, so option B gambit is correct. Based on the passage, we can infer that the author would be most supportive of which of the following actions to manage food price inflation in India. बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार ऑथर कौन सी बात का पक्ष रखेंगे, कौन सी बात को सही कहेंगे कि हाँ ये सही तरीका है अगर हमने फूड प्राइस इन्फ्लेशन मैनेज करना है इंडिया में. तो इम्पोजिंग फ्रीक्वेंट एक्सपोर्ट लीवाइज ऑन वेरियस एसेंशियल फूड आइटम्स, इस बात का समर्थन करेंगे वो? नहीं ना, वो उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला. इंक्रीजिंग बफर स्टॉक्स एंड ऑफरिंग हायर प्रोक्योरमेंट प्राइजेस टू फार्मर्स, ये भी इनकरेक्ट है. बिल्डिंग ड्यूरेबल फूड सप्लाई चेन्स एंड एंगेजिंग इन लॉन्ग टर्म सप्लाई प्लान्स विद नेबरिंग कंट्रीज. ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज वाला लास्ट में उन्होंने सजेशन दिया था कि नेपाल से अगर इंपोर्ट करके टमाटरों के भाव कम हो गए तो हमें लॉन्ग टर्म में उनके साथ में संबंध इस तरीके से स्थापित करना चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म में उनसे सप्लाई और डिमांड और सप्लाई का एक रिश्ता बना सकें. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब ये स्टेटमेंट दिया है, इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. हमें बताना है किस पार्ट में कोई एरर है, अगर नहीं है तो नो एरर पे सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम. अब जब विल बी की बात हो रही है तो विल बी मतलब आगे वाले फ्यूचर आने वाले समय के बारे में बोल रहा है ना. तो जब विल बी आने वाले समय में के बारे में बात कर रहा है तो इफ के साथ में जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा. ओके, तो यहाँ पे इफ दे ऑल ट्राइड की बजाय इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम, यानी कि हमें फंड्स तभी मिल पाएंगे अगर हम लोग कोशिश करें कि अपना प्रपोजल टाइम से जमा करा पाएं. ठीक है, सो यहाँ पे कहाँ पे एरर है? इफ दे ऑल ट्राइड की बजाय क्या होगा? इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट. सो ऑप्शन डी में एरर है. अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं एथिस्ट, राइट, यानी कि नास्तिक. इररेवरेंट मतलब कि असम्माननीय. प्रोफेन मतलब कि अपवित्र. और ब्लास्फेमस मतलब ब्लास्फेमी यानी कि ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर का अनादर करने वाला. ठीक है, और एथिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, धोखाधड़ी. ठीक है, सो ऑप्शन ए डिसऑनेस्टी इज करेक्ट. The Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023. अब ये नाम बताया गया जो दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास किया गया उसका पूरा नाम बताया गया. On May 19, 2023, the President of India exercised legislative power under dash. अब बोल रहे हैं कि 19 मई 2023 को हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना जो उनका लेजिस्लेटिव यानी कानूनी अधिकार है, उनके पास जो कानूनी पावर है उसका इस्तेमाल किया. किसके तहत उन्होंने इस्तेमाल किया? ये आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड पार्लियामेंट वाज इन रिसेस टू प्रोमलगेट. बोल रहे हैं
कि इन्होंने किस समय पे इस्तेमाल किया, इन्होंने आर्टिकल 123 के तहत में इसको इस्तेमाल किया, किस समय में, ड्यूरिंग द पीरियड, किसी समय का जिक्र किया गया, ठीक है। और बोल रहे हैं पार्लियामेंट वॉज इन रिसेस टू, जब पार्लियामेंट क्या था, पार्लियामेंट रिसेस में था, ठीक है, यानी कि फुल स्टॉप में, यानी कि मतलब थोड़े ब्रेक पे था, टू प्रोमलगेट। और इन्होंने किस लिए इस्तेमाल किया इस पावर का, इन्होंने इस पावर का इस्तेमाल किया टू प्रोमलगेट, यानी कि ऑफिशियली कानून बनाने के, ऑफिशियली किसी बात को डिक्लेयर करने के, बाय लॉ किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के। टू प्रोमलगेट क्या इम्प्लीमेंट किया होगा, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023, ठीक है, इसको उन्होंने लागू करवाया। तो हम समझ पा रहे हैं कि 19 मई की घटना का जिक्र कर रहे हैं, 19 मई 2023 को, जब हमारे देश के राष्ट्रपति ने क्या किया, अपना कानूनी अधिकार को एम्फसाइज किया, उसका इस्तेमाल किया, और किसके तहत, आर्टिकल 123 के तहत, संविधान के, ठीक है। और किस समय में, ड्यूरिंग द पीरियड, उस समय में जब पार्लियामेंट क्या था, रिसेस पे था, यानी कि ब्रेक पे था। और इन्होंने इस कानून का, अपने इस अधिकार का इस्तेमाल क्यों किया, टू प्रोमलगेट, ताकि वो लागू कर सकें किस चीज़ को, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023, इसको लागू कर सकें, राइट। तो ऑन में वाला फर्स्ट होगा, उसके बाद में सेकंड आर्टिकल 123, थर्ड पार्लियामेंट वॉज, और फोर्थ हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। तो हम समझ पा रहे हैं हमारा स्टेटमेंट जो स्टार्ट होगा वो ऑन 19 मार्च से। तो देखो ए में हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, पार्लियामेंट वॉज इन रिसेस, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। बी हमारा स्टार्ट हो रहा है, ऑन May 19, 2023 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर अंडर आर्टिकल ड्यूरिंग दिस टू प्रोमलगेट दिस, पूरा करेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ऑप्शन सी जो है ये भी ऑन से स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे कि कौन से पीरियड के दौरान, तो उस पीरियड के दौरान जब पार्लियामेंट जो है वो रिसेस पे थी, तो ये इनकरेक्ट हो गया, राइट। और ये तो इनकरेक्ट है ही, द गवर्नमेंट, ये तो आर्टिकल का नाम बता के हुए चल रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। The recent allegations have put a question mark over his future in the company, बोल रहे हैं जो उसके ऊपर बिल्कुल नए ताज़ा तरीन जो क्या लगे हैं, आरोप लगे हैं, उसने क्या किया है, उसने उसका जो भविष्य है इस कंपनी में उसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है, यानी कि उसके ऊपर एक डाउट क्रिएट कर दिया है। टू एनहेंस रेपुटेशन, उसकी इज्जत और बढ़ा दी है, ऐसा नहीं है। टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, उससे सवाल जवाब किया है, सफाई मांगी गई है, ऐसा भी नहीं है। टू कास्ट डाउट ऑन हिज फ्यूचर, यानी कि उसके भविष्य के ऊपर अनिश्चितता रख दी है इस कंपनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 पैराजंबल का क्वेश्चन है। इसको बहुत कोशिश की थी एक फ्रेम में फिट करने की, बट वो साइज बहुत ही छोटा फॉन्ट हो जा रहा था, शायद आप लोगों को दिख भी नहीं पाता वो, ठीक है। तो इसलिए इसको 2 पेज में ही करना पड़ा आज। पहला ऑप्शन जो है S1 और S4 ये अपने करेक्ट पोजीशन पे है, इसी बीच में हमने PQRS को फिट करना है, ठीक है। हमें बताना है S2 और S3 पे कौन कौन आएंगे। The G7 Hiroshima Summit is the first hosted by Tokyo since 2008 summit and comes at a time when the world is faced with enervating challenges such as the war in Ukraine, the threat of nuclear proliferation, rapidly transpiring impacts of climate change, economic security, unstable supply chains and the impact of regulations of sensitive technologies। बोल रहे हैं कि जो G7 समिट हुआ वो कहाँ हुआ, हिरोशिमा में हुआ, और ये टोक्यो द्वारा यानी कि जापान द्वारा होस्टेड पहला समिट है 2008 के बाद, यानी कि उन्होंने लास्ट जो समिट कोई भी होस्ट करा था वो 2008 में किया था, उसके बाद ये पहला समिट है, ठीक है। और ये ऐसे समय पर आया है जब क्या हो रहा है, हम जूझ रहे हैं किस चीज़ से, इनर्वेटिंग मतलब कि कॉजिंग वन टू फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, जब हम लोग थक चुके हैं, दुनिया जो है वो थक चुकी है चैलेंजेस से। किस तरीके के चैलेंजेस, सच एज यूक्रेन वॉर, फिर थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, या फिर रैपिडली ट्रांसपायरिंग तेज़ी से बढ़ने वाला इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो हो रहा है उसके ऊपर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अनस्टेबल सप्लाई चेन्स एंड द इम्पैक्ट एंड रेगुलेशंस ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज। इन सब से हम क्या करें, जूझ के अब थक चुके हैं। उस दौर में ये समिट वहाँ पे हुआ है। इट वॉज अ मोमेंट to reinforce partnerships in a region that has become laden with security risks and is a key theater
for great power competition while simultaneously being the principal geography on which the trajectory of rest of the world's fortunes। बोल रहे हैं कि ये ऐसा मोमेंट है जहाँ पे दोबारा से इस तरीके की पार्टनरशिप्स को तरोताज़ा कर दिया गया इस रीजन में, दैट हैज़ बिकम लेडन, जो कि लगातार दबाया जा रहा है सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और क्या है की थिएटर है ग्रेट पावर कंपटीशन का, यानी कि ग्रेट पावर कंपटीशन में ये मुख्य हिस्सेदार है, यहाँ पे ही ज़्यादा पावर का एम्फेसिस देखा जा रहा है, विद साइमल्टेनियसली बीइंग द प्रिंसिपल ज्योग्राफी ऑन विच, और साथ ही क्या है ये ऐसी ज्योग्राफी भी है जहाँ पे जो दुनिया भर है उसके फॉर्च्यून्स जो है, उसका भविष्य जो है, उसकी ट्रैजेक्टरी इसके ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। The intensifying head-to-head clash between United States and China has set alarm bells ringing। बोल रहे हैं जो इतना इंटेंस, इतना ज़ोरदार हेड टू हेड क्लैश हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में, इसने क्या किया है, इसने एक चिंताजनक घड़ी उत्पन्न कर दी है। While the agenda for the summit was expansive, ambitious, the imperative for the G7 countries led by Japan appeared to be centered around the means to consolidate approaches toward the most pressing global issue while walking respective geopolitical tightropes। बोल रहे हैं कि हालांकि इसका जो एजेंडा था इस समिट का, G7 समिट जो हुआ उसका जो एजेंडा था वो विस्तार का था, यानी कि आगे बढ़ने का, विस्तार का और एम्बिशंस का था, ठीक है। लेकिन द इम्पेरेटिव फॉर G7 कंट्रीज, तो इसके लिए जो मुख्य या क्रूशल पॉइंट जो था, क्रूशल बात जो थी, इम्पोर्टेंट बात जो थी, वो ये था कि appeared to be centered around the means to consolidate approaches, यानी कि हमें क्या करना था, अलग अलग अप्रोचेस को कंसोलिडेट करना था, अलग अलग अप्रोचेस को और ज़्यादा मजबूत करना था टुवर्ड द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया को परेशान करने वाले इश्यूज हैं उनकी तरफ, वाइल वॉकिंग, जबकि उनको साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियोज हैं उनकी एक बारीक सी टाइट रोप के ऊपर भी चलना पड़ रहा था, यानी कि उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनको जियो पॉलिटिकल इवेंट्स या जियो पॉलिटिकल स्थिति को भी शामिल करना था, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सप्रेसिंग जो इश्यूज हैं उनको भी उनको अप्रोच करना था, ठीक है। अब देखो हमारा जो S1 पॉइंट है, S1 पॉइंट क्या बता रहा है, S1 पॉइंट बता रहा है हिरोशिमा में जो समिट हुआ उसके बारे में, कि इसके ऊपर, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स थे डिस्कस करने के लिए। तो जो Q पॉइंट है इसमें वही टॉपिक्स के ऊपर बोला गया ना कि भाई हमें उन टॉपिक्स को चूज करना था जो सबसे ज़्यादा प्रेसिंग है इस वक्त दुनिया के लिए, और साथ ही साथ ये भी मेक श्योर करना था कि जियो पॉलिटिकल लेवल पे किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जा सके, ठीक है। तो ये टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम समझ पा रहे हैं, देखो P में जो है वो हेड टू हेड क्लैश, ये बात की बात है, यहाँ पे इसका फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ में लिंकेज बैठ नहीं रहा कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में हेड टू हेड क्लैश क्यों हुआ, क्या वजह हुई उनके बीच में क्लैश होने की, ये कुछ साफ नहीं हो रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे P तो डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों, एक पॉसिबिलिटी है S2 होने की, ठीक है, S2 हो सकता है क्यों पर, अभी हम आगे के स्टेटमेंट भी चेक करते हैं। Beginning with a trade war in 2018, the US policy towards China has morphed into a draconian technology denial regime aimed at hobbling China's rise। बोल रहे हैं कि 2018 में एक ट्रेड वॉर शुरू किया गया था, तो उसके बाद से यूएस की जो पॉलिसी रही है चाइना की तरफ हैज़ मॉर्फ्ड इनटू, कि वो कैसे बन गई है, वो एक ड्रैकोनियन टेक्नोलॉजी डिनायल बन चुका है, जिसमें कि उनका मुख्य उद्देश्य चाइना की जो उछाल है, उसका जो ऊपर की तरफ राइज है, उसको रोकना बन चुका है। For Tokyo, the summit was driven in a large part by, अब देखो साफ तौर पर जो R और P स्टेटमेंट है किसी अलग ही पैसेज का हिस्सा लग रहे हैं, या इस पैसेज का भी होंगे तो आगे जाके कहीं पे होंगे। यहाँ पे जो यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर है, उनके बीच में जो क्लैशेज है उनकी बात की जा रही है, जबकि हमारा S1 S2 जो स्टेटमेंट है, S3 S4, ये बेसिकली जो टोक्यो में एक समिट G7 समिट होगा उससे रिलेटेड होगा। तो यानी कि क्यों हमारा S2 है, और
फॉर टोक्यो द समिट वॉज ड्रिवन। अब ये अगेन समिट की बात आ रही है, टोक्यो में हुए समिट की बात आ रही है, तो ये हमारा S3 पॉइंट है। ठीक है, क्लैरिटी हो गई इस चीज की, क्यों ये S3 होगा, क्यों ये S2 होगा और P और R क्यों नहीं कंसिडर किया गया, समझ में आ गया। तो जहां पे Q एंड S, ऑप्शन D इज करेक्ट। ठीक है, disturbed terribly I realized that there was a decline। बहुत ही बुरी तरीके से मैं इस चीज़ से डिस्टर्ब हो गया था, इस चीज़ को सोच के मैं डिस्टर्ब हो गया था और मेरे को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है, कमी आई है। किस चीज़ में? आई वॉज पेन्ड टू सी जस्ट अ फ्यू पीपल इनसाइड। मुझे बड़ा दुख हुआ कि बस थोड़े से ही लोग हैं वहाँ पे अंदर। A few days ago I visited the library in our town। अब ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया कि मैं कुछ दिन पहले हमारे गांव की, हमारे शहर की जो लाइब्रेरी है, मैं वहां पे गया। In the number of readers in the library which are fading out of modern life with people hardly visiting them। बोल रहे हैं किस में कमी आई है, जहाँ पे बात करें ना कि डिस्टर्ब्ड टेरेबली आई रियलाइज दैट देयर वाज अ डिक्लाइन। डिक्लाइन किस चीज़ में डिक्लाइन आया है? इन द नंबर ऑफ रीडर्स इन द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में आके जो लोग पढ़ते हैं उसके नंबर में कमी आई है, उसमें डिक्लाइन आया है। विच आर फेडिंग आउट, जो कि अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। किस पे? मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से, विद पीपल हार्डली विजिटिंग देम। और क्या हो रहा है कि अब लाइब्रेरी में बहुत कम ही लोग जाते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो आर हो गया। इसके बाद हमें ये पता चल गया कि पी और एस आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी कि आर फर्स्ट स्टेटमेंट है और पी और एस एक साथ आएंगे। तो आर फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर है आर फर्स्ट स्टेटमेंट और यहाँ पर है आर फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इसमें भी पी और एस एक साथ आ रहे हैं, इसमें भी पी और एस एक साथ आ रहे हैं। अब थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे कम मिल पा रही है कि क्या होगा ऑप्शन, लेकिन हमें ये पता चल गया कि बी और डी जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, आई वॉज पेन टू सी। अब जब मैं कुछ दिन पहले लाइब्रेरी में गया अपने शहर की, तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के कि अंदर बहुत ही थोड़े से लोग थे। तो हम समझ पा रहे हैं कि आर के बाद में क्यू होगा, फिर पी एस होगा। तो आर के बाद में क्यू पी एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। I am sure that you will choose the latter, remembering how casually we clap and slap them to their doom। बोल रहे हैं कि मुझे यकीन है कि हम बाद वाले को ही चुनने वाले हैं, यानी कि किसी का पहले जिक्र हुआ होगा। ठीक है, उसमें दो ऑप्शंस होंगे जिसमें से हमने बाद वाला चूज करना है, ये राइटर बोल रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब पी कहीं पे है फर्स्ट स्टेटमेंट, ए ऑप्शन में देखो पी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये तो इनकरेक्ट हो गया है ना, क्योंकि हमने लेटर वाला चूज करना है। इससे पता चल रहा है कि आगे कोई स्टेटमेंट है जहाँ पे 1 और 2 दो ऑप्शंस होंगे, जिसमें से लेटर वाला हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और बोल रहे हैं कि मेरे को यकीन है कि हम बाद वाले को चुनेंगे, ये याद रखते हुए कि कितने आराम से, कितने कैजुअली हम उसको क्लैप करके और स्लैप करके उसके अंजाम तक, उसके अंत तक पहुंचा देते हैं। ऑफ द कॉमन सॉल्ट यू स्प्रिंकल अ लिटिल एंड द फेलो गेट्स डिहाइड्रेटेड टू डेथ। बोल रहे हैं कॉमन सॉल्ट लेके उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दो और ये जो बेचारा व्यक्ति है या जो भी चीज़ है, जीव है, ये डिहाइड्रेट होके अपने अंत तक पहुंच जाता है, अपना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। A leech cannot be disposed of that instantaneously, for that you need the weapon। बोल रहे हैं एक जो लीच है, ठीक है, उसको आप इतने आराम से डिस्पोज नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, इंस्टेंटेनियसली नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक वेपन की जरूरत है, और वो वेपन क्या है? कॉमन सॉल्ट, जो ऊपर बताया गया ना, ऑफ द वेपन कॉमन सॉल्ट, वो यहाँ पे वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो हम समझ पा रहे हैं कि आर के डायरेक्ट बाद कौन सा स्टेटमेंट आएगा? क्यू आएगा, यानी कि आर और क्यू में इंटरलिंक है। तो यहाँ पे देखो आर के बीच में 2 गैप्स आ रहे हैं, 2 और ऑप्शंस आ रहे हैं, फिर क्यू आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे आर के इमीडिएट बाद में क्यू है, यहाँ पे इमीडिएट बाद में क्यू है, तो हमारा अब लिमिटेशन 2 पर रह गई। ठीक है, बिटवीन अ लीच, और इससे हमें ये भी स्पष्ट हो गया कि एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है दोनों से। Between a leech and a mosquito, the two bloodsuckers, which one will you face with confidence? बोल रहे हैं कि अगर आपके सामने लीच या मस्किटो, 2 ब्लड सकर, दोनों ही खून चूसने वाले जीव हैं, तो इन दोनों के बीच में से आप किससे बड़े ही कॉन्फिडेंस से मुकाबला कर सकते हैं, या आपके सामने कौन सी चीज़ आ जाए तो आपको डर नहीं लगेगा, आप बड़े कॉन्फिडेंटली उसको निपट लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, जिसके लिए बोला गया कि आई एम श्योर दैट यू विल चूज द लैटर, यानी कि इसी को आगे कंटिन्यू पी स्टेटमेंट कर रहा है कि मेरे को यकीन है कि आप बाद वाले को चुनेंगे, यानी कि आप मस्किटो को चुनेंगे, क्योंकि ये याद रखते हुए कि हम कितने आराम से तालियां मारते मारते उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। राइट, तो यानी कि हमारा अरेंजमेंट बन रहा है एस पी आर क्यू।
SPRQ, ऑप्शन डी इज करेक्ट. द ओनली थिंग टू फियर इज द फियर इटसेल्फ. बोल रहे हैं जो एक चीज हमें जिससे डरना चाहिए वो डर ही है, यानी कि हमें केवल डर से डरना चाहिए. A popular quote springs to mind in a social gathering where the young and old have settled down for a cozy chat after dinner. बोल रहे ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रसिद्ध कोट है जो कि दिमाग में हमारे आ गई कब, जब एक सोशल गैदरिंग में खाना के बाद में, डिनर के बाद में नौजवान और बुजुर्ग लोग सब एक साथ बैठ के गप्पे मार रहे थे. ठीक है. I wonder about the impact of such spine-chilling myths on other youngsters who are absorbing every detail with rapt attention. बोलते हैं मुझे इस बात को सोच के आश्चर्य हो रहा था, मैं इस बात के बारे में सोच रहा था कि क्या प्रभाव होगा ऐसे स्पाइन चिलिंग यानी कि एकदम झंझोर देने वाले मिथ्स होते हैं, वो चीज़ें जो हकीकत नहीं होती पर एक प्रथा टाइप बन गया है, एक मिथ बन गया है कि हाँ ऐसा होता है. यानी कि बिल्ली सामने से रास्ता कट जाए तो हम लोग का मिथ है कि भाई हमारा दिन खराब जाएगा या जो काम हम करने जा रहे हैं वो अच्छा नहीं होगा, दाएं पैर से जाना है, बाएं पैर से जाना है, ये सब क्या है, मिथ्स हैं. तो बोल रहे हैं ये जो स्पाइन चिलिंग मिथ्स है इसका बाकी नौजवानों के ऊपर, यंगस्टर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जो इन सब चीज़ों को जहन में उतार रहे हैं बड़े ही बारीकी से उसके ऊपर ध्यान देते हुए. It sparks a sudden interest in everyone, especially the kids. To my horror, a boy even suggests a way to summon a demon by pronouncing a certain phrase thrice while looking into the mirror. बोल रहे हैं इसने मेरे दिमाग में इसने सबके दिमाग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर दिया. ठीक है. और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए. बोल रहे हैं फिर क्या हुआ कि मुझे एकदम आश्चर्य हुआ, डर लग गया ये बात सोच के कि एक बच्चे ने ये भी सजेस्ट कर दिया, एक लड़के ने ये भी सजेस्ट कर दिया, सुझाव दिया कि हम कैसे डीमन को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं कुछ स्पेशल किसी तरीके का फ्रेज शीशे के आगे 3 बार दोहराने से. ठीक है. At a certain point, the talk revolves around the topic of ghosts and its related versions like vampires, banshees, zombies and whatnot. बोल रहे किसी एक निश्चित पॉइंट पर आके जो बातचीत है वो घोस्ट के अराउंड पे घूमने लग पड़ी और उसके सहयोगियों के, यानी कि घोस्ट और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जैसे कि वेम्पायर, बांशीज, जॉम्बीज और पता नहीं क्या क्या, इन सब चीज़ों के ऊपर आके घूमने लग पड़ी. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया पी, जहाँ पे बोला गया कि एक स्टेटमेंट से शुरुआत करी कि ये जो है गैदरिंग में हमने एक बात सुनी और इसके बाद में वहाँ पे सब लोग बातें करने के लिए खाना खाने के बाद में नौजवान बूढ़े सब इकट्ठे होकर गप्पे मार रहे थे, तब ये कोट जो है वहाँ पे एकदम से उजागर हुई. फिर इसी कोट को आगे वहाँ पे जो गप्पे मारने गैदरिंग हुई थी, बैठे हुए थे लोग, उसी को आगे बोल रहे हैं कि गप्पे मारते मारते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहाँ बातें किसके ऊपर होने लगी, घोस्ट के ऊपर बातें होने लगी. हो गया सेकेंड पॉइंट. ठीक है. तो उसके बाद में बोला कि इन सब बातों से क्या हुआ कि सबका इंटरेस्ट उत्पन्न हो गया, खास तौर पे बच्चों का. और यही सब सुनते सुनते एकदम से किसी ने सजेशन किया कि हम कैसे डीमन को बुला सकते हैं 3 बार मिरर में एक स्पेशल काइंड ऑफ कुछ फ्रेज बोल के. तो ये हो गया थर्ड पॉइंट. और इसी को आगे बोलते हैं कि आगे बढ़ाते हैं हुए बोलते हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है या मैं सोच में डूबा हूं कि इन सब बातों का उन नौजवानों के ऊपर क्या असर हो रहा होगा जो इन सब बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे. तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PSRQ. PSRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट. When the subject of rewriting history is being debated across different platforms with different perspectives, I, as a student of history, find something different to address. बोल रहे हैं कि जब इतिहास को दोबारा लिखने की जो ये बात है, ये अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इसके ऊपर डिबेट्स हो रहे हैं, चर्चा हो रहे हैं और अलग अलग लोगों का नज़रिया है इसके ऊपर, मैं क्योंकि एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए कोई चीज़ जो है बहुत डिफरेंट है एड्रेस कर पाना. वी ऑल टॉक अबाउट चेंजिंग द एकेडमिक करिकुलम, ब्रिंगिंग न्यू पॉलिसीज ऑन एजुकेशन, चेंजिंग द पैटर्न ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड व्हाट नॉट. बोल रहे हैं हम सब बात करते हैं कि एकेडमिक करिकुलम चेंज होना चाहिए, नई एजुकेशन पॉलिसीज आनी चाहिए, पैटर्न चेंज होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम का और पता नहीं क्या क्या. वी इग्नोर द क्रूक्स ऑफ ऑल दीज knowingly or unknowingly.
तो जाने अनजाने में हम इसके अंदर जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं. आई फाइंड ऑल दीज एज पेरिफेरल. मुझे ये सब क्या लगते हैं? पेरिफेरल लगते हैं. पेरिफेरल मतलब कि ये सब बाहर की बातें हैं, बाहरी बातें हैं. अंदर हमें इंटरनली बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की या बहुत काम करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो हमारा जो अरेंजमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है. देखो, जब हम बात कर रहे हैं, कहाँ से हम बात कर रहे हैं? हिस्ट्री को रीराइट करने से. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि हिस्ट्री को रीराइट करने की बात कर रहे हैं. डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट डिबेट्स होते हैं. पर एक स्टूडेंट के नाते मेरे को कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आती, जिनको मैं एड्रेस नहीं कर पाता. और वो चीज़ें क्या हैं कि सब लोग हम बात करते हैं कि हमें करिकुलम चेंज करना चाहिए, ये चेंज करना चाहिए, वो चेंज करना चाहिए. लेकिन मेरी नज़र में ये सारी जो है बाहरी बातें हैं. हम इन सब चीज़ों को चेंज करने के चक्कर में, उसके चेंज करने के साथ में जो डिफिकल्टीज जुड़ी हुई हैं, जो क्रक्स जुड़े हुए हैं, उनको नोइंगली या अननोइंगली हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट और आर हो गया फोर्थ पॉइंट. ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PQSR. पी से देखो दो ऑप्शंस हैं, PSRQ और PQSR. ऑप्शन डी इज करेक्ट. On March 30, the Lahore High Court annulled the offence of sedition in the Pakistan Penal Code. अब सेडिशन का मतलब क्या होता है? देश विरोधी कोई गतिविधि या देश की बुराई करते हुए कोई बात करना. ठीक है, तो बोल रहे हैं 30 मार्च को लाहौर के हाई कोर्ट ने जो सेडिशन के चार्ज लगे थे उनको एनल कर दिया, खारिज कर दिया पाकिस्तान के पेनल कोड में. The printing press is alleged to have breached some provisions of Press and Registration of Books Act 1867. बोल रहे हैं किसी प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र किया गया है कि उन्होंने कथित तौर पर कुछ प्रावधानों का, जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 है, उसके कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया था, उनकी हानि पहुंचाई थी. The detainees were not accused of sedition but were booked for criminal conspiracy to cause public mischief and to deface public property. बोल रहे हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाया था, जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर सीधे तौर पे सेडिशन के चार्जेस नहीं थे, उनके ऊपर क्रिमिनल कंस्पिरेसी के चार्जेस थे कि वो जनता में एक मिसचीफ यानी कि एक अनरेस्ट लाना चाहते थे, जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे थे और पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना चाहते थे. Embarrassingly, around the same time in India, the police registered a series of complaints in Delhi and in Ahmedabad and also arrested several people, including owners of the printing presses involved, for posting anti-government and specifically anti-Modi posters across town. बोल रहे हैं बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि लगभग उसी दौरान में हिंदुस्तान में भी पुलिस ने दिल्ली और अहमदाबाद के इलाकों में बहुत सारी सीरीज ऑफ कंप्लेंट्स रजिस्टर करी और कई सारे लोगों को वहाँ पे अरेस्ट करा. और इसमें वो लोग भी शामिल थे जो प्रिंटिंग प्रेसेस इसमें के ओनर्स हैं, जो इनको प्रिंट करने में इन्वॉल्व थी, जिसमें क्या प्रिंट किया गया? एंटी गवर्नमेंट और खास तौर पे एंटी मोदी पोस्टर्स जो है टाउन में प्रिंट करके फैलाए गए, उन प्रिंटिंग प्रेस के ओनर्स भी शामिल थे. ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो 30 मार्च का है कि 30 मार्च को कुछ घटना हुई है, उसका जिक्र करा है, तो एक डेट, पर्टिकुलर डेट डिफाइन करी गई है, राइट. तो पी हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि 30 मार्च की घटना है जिसमें एक सेडिशन चार्जेस जो है वो खारिज कर दिए गए थे. फिर उसी का हवाला देते हुए बोल रहे हैं लगभग उसी सेम टाइम पीरियड के दौरान में, सेम टाइम के दौरान में हिंदुस्तान में कुछ ऐसा चीज हुई. ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड, कंपैरिजन करा गया दोनों के बीच में. ठीक है, और फिर उसके बाद में देखो आगे ये प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जिक्र करा गया, जो अरेस्ट किए गए लोग उनके बारे में जिक्र करा गया कि एस के आगे ही रिलेट किया जा रहा है इनको, तो एस के आगे आ रहा है आर, जो बोलता है कि ये जो डिटेन किए गए इनके ऊपर सेडिशन के चार्ज नहीं थे बल्कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस थे कि पब्लिक में ये अनरेस्ट फैलाना चाहते थे और पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज करना चाहते थे, जो कि बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं. और जो प्रिंटिंग प्रेसेस इसमें शामिल थी उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुछ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के कुछ नियमों को उल्लंघन करा है, ये उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए. 4, तो हमारा जो अरेंजमेंट बन रहा है वो बन रहा है PSRQ. ठीक है, तो PSRQ, PQSR, PSRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट.
Less than a month after the Goods and Services Tax Council appeared to have sealed a dash on a long deliberated issue of the appropriate tax to be levied on casinos, horse racing and booming online games industry, it was convened afresh this Wednesday to revisit the matter. बोल रहे हैं लगभग एक महीने से भी पहले तक जब गुड्स और सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है वो एक साथ आया था, अपेयर टू हैव सील्ड, जब लगा कि उन्हें सील कर दिया है क्या चीज़, अ डैश ऑन, एक कोई लॉ या एक कोई वर्डिक्ट सील कर दिया है जो लंबे समय से एक डिस्कशन चल रहा था किस इशू के ऊपर, अप्रोप्रिएट टैक्स टू बी लीवर्ड, जो क्या कसिनोज या हॉर्स रेसिंग या फिर जो बूमिंग या तेज़ी से बढ़ रहा है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, इनके ऊपर किस तरीके से टैक्स लगाया जाए, कितना टैक्स लगाया उसके ऊपर. इट वॉज कन्वेंड फ्रेश दिस वेंसडे टू रिविजिट द मैटर. अब वेनेसडे को दोबारा से उन्होंने मीटिंग रखने के लिए बोला इस मैटर के ऊपर, इस मसले के ऊपर. द रीथिंक ऑन द काउंसिल्स मूव टू इम्पोज अ 28% GST on the face value of bets placed by participants was ostensibly triggered by an dash from industry and a nudge from the Electronics and IT Ministry that is steering the e-gaming policy. बोल रहे हैं कि ये जो दोबारा से सोचने के लिए कहा गया है कि 28% GST जो लगाया जाएगा जो भी बेट होगी उसकी फेस वैल्यू के ऊपर, यानी कि बेट कितनी लगाई है उसके ऊपर 28% GST लगाया जाएगा. पार्टिसिपेंट्स के द्वारा जो बेट लगाई गई है वो क्या था, वो ऐसा लग रहा था कि ट्रिगर हुआ है, यानी कि इस बात से वो प्रेरित हुआ है बाय एंड डैश फ्रॉम इंडस्ट्री. अब डैश क्या है वो देखते हैं, इसी इंडस्ट्री से, एंड अ डैश एंड अ नज, नज क्या होता है, जो पुश मिला उसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री से, दैट इज स्टीयरिंग, जो कि क्या कर रहा है, ई गेमिंग पॉलिसी को आगे एक दिशा दे रहा है, उससे ये प्रेरित हुआ. Online gaming players had termed it a dash for the sunrise sector with billions of dollars in investments and thousands of jobs at stake, and the dash levy is not in sync with global norms that tax the gross gaming revenue. बोल रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स जो हैं उन्होंने बोला कि ये जो उन्होंने इसको टर्म क्या किया, उन्होंने क्या कहा, ये डैश है फॉर सनराइज सेक्टर, ये उभरते हुआ जो सेक्टर है जिसमें बिलियन ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत हज़ारों लोग जो है इसमें नौकरी करते हैं, उन सबको स्टेक में डाल दिया है, यानी कि रिस्क पे डाल दिया है. एंड डैश द लीवाई, और जो टैक्स इम्पोज किया गया वो बोल रहे हैं कि वो सिंक में नहीं है, वो ग्लोबल नॉर्म्स के तहत नहीं है, जो कि दैट टैक्स द ग्रॉस गेमिंग, जो कि इस पूरे गेमिंग रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगाता है, उसके साथ में ये सिंक में नहीं चल रहा. सील्ड डैश, क्या सील किया गया है, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब होता है कि कोई पहलू, कोई दृष्टिकोण सील किया है. आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट का मतलब कोई कृत्रिम वस्तु. डिराइव, डिराइव का मतलब होता है किसी चीज से प्राप्त करना, और कॉम्पैक्ट मतलब होता है समझौता. तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, समझौते की बात कर रहे हैं, तो सील्ड अ कॉम्पैक्ट ऑन लॉन्ग डेलिब्रेटेड इशू, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑब्स्टेंसिबली ट्रिगर्ड बाय एन, किसके द्वारा ये प्रेरित था, बाय एन ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है अस्पष्टता. एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब होता है प्रयास, बल लगाना. आउटक्राई, आउटक्राई का मतलब होता है किसी विषय पर जनता में बड़ा विरोध या आपत्ति होना, ठीक है. और एडिफाइस, एडिफाइस का मतलब होता है इमारत, जो कि यहाँ पे सही नहीं बैठता, यहाँ पे केवल आउटक्राई यानी कि जनता में आक्रोश था, ट्रिगर्ड बाय आक्रोश फ्रॉम इंडस्ट्री एंड अ नज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, यानी कि ये जो दोबारा इन्होंने सोचने के लिए कहा कि हाँ ठीक है 28% GST जो हम बोल रहे हैं हम इसके ऊपर दोबारा विचार करेंगे, वो इसलिए था क्योंकि इंडस्ट्री के लोगों में आक्रोश था, उन्होंने बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए था. सो ऑप्शन सी आउटक्राई इज करेक्ट. ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स हैड टर्म्ड इट अ डैश फॉर द सनराइज सेक्टर, इसको क्या बोला है, इसको रिजल्ट ऑफ, यानी कि इसकी वजह से हुआ है, ये सनराइज सेक्टर की वजह से तो नहीं हुआ है.
लैग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है आशा की किरण, ठीक है। और डेथ नेल का मतलब होता है कि इसका ये अब अंत है। अगर बोल रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स जो है उन्होंने ये जो टैक्स लगाया गया है इसको बोला कि ये इस सेक्टर में, ये जो उभरता हुआ सेक्टर है अब इसका अंत है। क्योंकि अब साथ में नेगेटिव वर्ड क्यों आएगा, क्योंकि साथ में बोला गया है एंड 1000 ऑफ जॉब्स एट स्टेक, तो इससे पता चल रहा है कि नेगेटिव वर्ड आएगा। तो इसको क्या बोला गया, डेथ नेल, यानी कि अंत बताया इस इंडस्ट्री का। एंड डैश द लीवाई इज नॉट इन सिंक, और ये भी कहा साथ में, ये भी क्या कहा, स्ट्रेस्ड, यानी कि ये भी जोर दिया उन्होंने कि ये जो नॉर्म्स हैं ये ग्लोबल टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले सेशन तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।